रवीश कुमार जी मुस्कुरा रहे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से मुस्कुरा रहे होंगे जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। कभी सोते हुए और कभी जागते हुए और कभी नींद में भी मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि गंभीर से दिखने वाले रवीश कुमार जी एक पत्रकार, एक निडर पत्रकार का रूप रखने वाले रवीश कुमार जी के दोस्त राहुल जी के साथ भी मुस्कुरा रहे होंगे। क्योंकि अडानी का शेयर का धड़ाम से गिर जाना, गौतम अडानी का खुद एनडीटीवी पे आके अपने एफपीओ को वापस राइट बैक कर लेने का ये डिसीजन और एनडीटीवी पर ही सुनाना, शायद रवीश कुमार जी और जितने भी एंटी मोदी गैंग हैं, जितना भी ये भारत विरोधी गैंग है, जितना भी ये वो लोग जो बीजेपी विरोधी गैंग है, जिनकी मानसिकता, जो बात मोहब्बत की करते हैं और एक मोदी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जो एक अडानी की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उनके लिए इससे बेहतर खूबसूरती और इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। लेकिन आपको क्या लगता है कि हिडनबर्ग की एक कहानी जो 24 जनवरी को रिपोर्ट, इसके बारे में कोई तो था जो जानता था और उसने इशारों में इसके बारे में हिंट किया था। आइए इस इंटरव्यू को देखिए और अंदाजा लगाइए और इसको फ्लैशबैक में जाइए और आज की कहानी और आज की परिदृश्य में जोड़ के देखिए तो आपको कुछ समझ में आ रहा है। मैं एक बार पार्लियामेंट में जा रहा था और पार्लियामेंट के वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे मेरी दोस्ती है, तो मैंने उन एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? तो उसने मुझे कहा बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा मैंने अडानी के स्टॉक खरीदे और उसके बहुत सारे पैसे बन रहे थे। मगर मैंने सोचा कि वो सैलरीड क्लास का है और ऐसा काम करना उसके लिए काफ़ी रिस्की है, मगर उसको रिस्क नहीं समझ आ रही। स्टॉक मार्केट बढ़ती जा रही है और मैं देखता हूँ, टीवी पे देखता हूँ कि एडवर्टीजमेंट्स आते हैं कि भैया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, और जो सॉर्ट ऑफ रिलेटिवली फाइनेंशियली कमज़ोर लोग हैं वो भी इसमें अभी स्पेकुलेट कर रहे हैं, तो इसमें काफ़ी रिस्क होता है। तो सुना आपने, ऐसा नहीं था कि मिस्टर नेट एंडरसन जो पहले एम्बुलेंस ड्राइवर हुआ करते थे, जो इस हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर मेंबर हैं, जिनको मात्र 5 साल का अनुभव है, मात्र 5 साल का अनुभव और मात्र 5 लोगों की टीम के साथ, जिन्होंने एक खतरनाक करिश्मा कर डाला, क्योंकि एम्बुलेंस ड्राइवर होने के साथ साथ जिन्होंने अडानी ग्रुप को ही हॉस्पिटल में पहुंचा दिया, इससे कई किरदार तो रहे होंगे, इससे कई रिसर्च टीम के कई लोग तो रहे होंगे, कई महुआ मोइत्रा, तो कभी राहुल गांधी जी और कभी रवीश कुमार जी। क्योंकि रवीश कुमार जी, मेरा ये मानना है कि हो सकता है कि हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट जो 24 जनवरी को आई तो जरूर थी मार्केट में, मगर इसके बहुत सारे पन्ने उस दिन लिख दिए गए थे जिस दिन गौतम अडानी ने एनडीटीवी को टेक ओवर किया था। और याद कीजिए रवीश कुमार जी का वो इंटरव्यू जिसमें वो करण थापर को कहते हैं और गौतम अडानी को सीधे सीधे धमकी देते हैं और कहते हैं, यकीन मानिए कि अगर आप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को गहराई से देखिएगा, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को पढ़िएगा, तो आपको रवीश कुमार वाला एंगल, यहाँ के पत्रकारों का एंगल आपको साफ साफ दिख जाएगा। बात साफ था करण कि अडानी एक तरह से मुझे चैलेंज कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले, ताकि आपको मिलते रहे मेरी लेटेस्ट न्यूज हमेशा, ताकि आप इंफॉर्मेशन वारफेयर पे, जहां पर आज की लड़ाई बंदूक से नहीं, इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल और स्टॉक मार्केट के वार से, मार्केट के क्रैश से लड़ा जाता है, जैसा कि अभी विदेशी हमले में भारत का स्टॉक मार्केट जूझ रहा है, यह अडानी के साथ साथ भारत सरकार और भारतवर्ष पे भी बहुत बड़ा फाइनेंशियल अटैक है, जो एक बार फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में इस बार हिंडनबर्ग ने किया है। और कई सारे मिर्जाफर अभी भी क्लाइव लैंड या ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेजी बोलने वाली कंपनी होती है, जिनकी रिपोर्ट पे हम हिंदुस्तानी काफ़ी ज़्यादा भरोसा करते हैं, उसको हम डिकोड करते हैं इस चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और आगे देखिए आप रवीश का इंटरव्यू। वो एडिटोरियल फ्रीडम की बात करे तो फिर हम सभी को सावरकर की तरफ पत्र लिखकर फ्रीडम की बात करनी चाहिए। रवीश जी, मैं एक बात कह रहा हूं करण, आप बस मैं खत्म कर रहा हूं। जेब में नोट होना और जिगर में दम होना, दोनों में बड़ा फर्क होता है।
इसीलिए मैंने इस्तीफा दे दिया कि गोदी सेठ, तुम अपनी जेब में नोट रखो, जिगर में दम मैं रखता हूं। तो मैं वहां से निकल आया। तो यहां ध्यान देने वाली बात है सावरकर, वीर सावरकर, जिनको टारगेट करने का मतलब है बीजेपी की पूरी आइडियोलॉजी जो आरएसएस और बीजेपी की होती है उसको टारगेट करना। और दूसरा बात अडानी, गोदी सेठ। लेकिन अब हम आते हैं फिर से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे। तो आपको हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और उसमें रवि जी की कलम का लिंक दिखने लगेगा, आपको तालमेल दिखने लगेगा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और उसमें कलम के सिपाही बने रवि जी के। इसलिए मैं कहता हूं कि यह रिपोर्ट जो हिंडनबर्ग की आई 24 जनवरी को थी, लेकिन इसकी प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी। शायद इसको भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ सकते हैं या फिर रवीश का एनडीटीवी से बाहर जाने को। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि अडानी ग्रुप हरासेस क्रिटिक्स एंड मैनिपुलेट द कोर्ट्स। मैनिपुलेट द कोर्ट्स, कहाँ की कोर्ट? भारतीय कोर्ट। भारत की कोर्ट को अडानी ग्रुप मैनिपुलेट कर लेती है। ये रिपोर्ट का स्तर है, ये रिपोर्ट का लेवल है। ये हमारे कोर्ट्स के बारे में, इस तरह की कंपनी, 5 लोगों वाली कंपनी, अमेरिका में बैठी हुई मात्र 5 साल पुरानी कंपनी, एक एम्बुलेंस ड्राइवर की बनाई हुई कंपनी हमारे भारत के कोर्ट्स के बारे में कहती है कि इसको अडानी मैनिपुलेट कर रहा है। ये रिपोर्ट आगे कहती है कि इन 2017 लीडिंग इंडियन इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट जेल्ड इन रिस्पॉन्स टू अलेज टैक्स इवेजन बाय अडानी ग्रुप। मतलब एक पत्रकार को अडानी ग्रुप के खिलाफ टैक्स इवेजन के बारे में रिपोर्टिंग करने के चलते 2017 में अडानी ने अपने पावर और इन्फ्लुएंस और मोदी कनेक्शन के चलते और अहमदाबाद गुजरात में अपनी सरकार के चलते उसे जेल भेजवा दिया, एक लीडिंग इंडियन जर्नलिस्ट को। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जितने भी दर्शक हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में नाम डालकर बताएं कि लीडिंग जर्नलिस्ट के रूप में मुझे तो सिर्फ एक ही नाम याद आता है, वो रिपब्लिक टीवी वाला को जेल भिजवाया था, है ना। इसके अलावा अगर जेल भिजवाने वाला नाम होता तो इसमें रवीश कुमार जी का नाम तो जरूर आना चाहिए था, क्योंकि रवीश कुमार अपनी पावर का इस्तेमाल करके, अगर वो इतना ही पावरफुल है अडानी, तो रवीश कुमार जी को जेल क्यों नहीं भिजवाया? क्योंकि रवीश कुमार जी तो सुबह शाम रात दिन इसके खिलाफ रिपोर्टिंग करते थे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको इस नौजवान का चेहरा याद है? ये नौजवान कौन है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल के बताइए। अगर इस नौजवान का चेहरा आपको याद है, इसका भी कनेक्शन है हिंडनबर्ग से इसका भी गहरा कनेक्शन है। ये है मोहम्मद जुबैर, ऑल्ट न्यूज़ वाले मोहम्मद जुबैर, जिनको कुछ गलत ट्वीट करने के चलते जेल जाना पड़ा था। अब इसका क्या कनेक्शन है ये आप देखिएगा न्यूज़ लॉन्च। और अब देखिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का सोर्स क्या है? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का सोर्स है यही न्यूज़ लॉन्ड्री, मोहम्मद जुबैर वाला न्यूज़ लॉन्ड्री का इंटरनल कनेक्शन। तो अब आपको हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अडानी ग्रुप का भयंकर स्कैम के बारे में कहती है, क्योंकि वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अनएथिकल, इन तरह की चीज़ों की बात करती है। फाइनेंशियल रिपोर्ट की बात आधी अधूरी करती है, 10% रिपोर्ट में करती है। और ये क्या करती है? किसको जेल भिजवाया था अडानी ग्रुप ने? परनंजय गुहा ठाकुरवाटा। इसका नाम भी भारत में कौन जानता है? इस महान पत्रकार को जेल भिजवा दिया था अडानी ने, और इसीलिए चार्ज लगा रही है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कि अडानी इज नॉट डूइंग ए फेयर प्रैक्टिस इन इट्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब आप सोचिए कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट क्या सही मायने में एक ट्रांसपेरेंट इंडिपेंडेंट रिपोर्ट मानी जा सकती है, या इसका भी कोई हिडन एजेंडा है, या मैं कहूँ फाइनेंशियल से ज़्यादा पॉलिटिकल एजेंडा है क्या? इसका जवाब रवीश कुमार जी को और इसका जवाब इस पूरे टीम को देना चाहिए। दोस्तों, रवि जी को लाइक करने के साथ साथ अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है यार, मेरे दोस्त। और आपको ये शख्स जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं राहुल गांधी जी के साथ, पता है ये कौन है? ये हैं ब्रजेश पांडे जी, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, बिहार के कांग्रेस के बहुत बड़े नेता ब्रजेश पांडे जी। अब वो पता है रवीश कुमार जी का असली नाम क्या है? रवीश कुमार जी का असली नाम होता अगर वो अपना टाइटल रखते। जी हाँ, रवीश कुमार जी इसी माननीय ब्रजेश पांडे जी के अपने सगे भाई हैं।
जी हाँ, अपने सगे भाई हैं और इनका कांग्रेस में काफी गहरी पहुंच है। इत्तेफाक कहिएगा या ब्राह्मणवाद का टैलेंट कहिएगा कि आज की तारीख में ये दलित समाज या मुस्लिम समाज के सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं। मतलब जब ब्राह्मणवाद था तब भी ये ब्राह्मणवाद के सबसे बड़े चेहरे थे, और आज जब एक दलित आंदोलन, दलित चेतना जगी है, तो उसका भी सबसे मुखर चेहरा यही रवीश कुमार है। ये वो रवीश कुमार हैं जो हवाओं में लोगों की जाति पहचान जाते हैं। ये वो रवीश कुमार है जो पुलवामा विस्फोट में मरने वाले शहीदों की जातियां सूंघ लेते हैं, गिन लेते हैं, और हर बात में दूसरों की जाति पूछते हैं, बशर्ते जिससे वो पूछ रहे हो वो ऊंची जात वाला हो और जाति का एंगल इन्हें दिख जाए। वो रवीश कुमार वो निडर पत्रकार हैं जो राहुल जी के साथ रहे तो निडर पत्रकारिता कही जाती है, और ये पप्पू मीडिया के सबसे बड़े सरगना, नहीं कहना चाहिए सरगना वर्ड गलत होगा, पर पप्पू मीडिया के थिंक टैंक, ये सबसे बड़े थिंक टैंक तो जरूर कहे जाएंगे। बाद में पुण्य प्रसून वाजपेयी और बाद बाकी लोगों का नंबर आता होगा। गौतम अडानी को और साथ में दर्शकों को, भारत की जनता को भी रवीश कुमार का करण थापर वाला ये इंटरव्यू सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए और समझना चाहिए। तो मैं वहां से निकल आया। ये टेक ओवर नॉर्मल टेक ओवर नहीं है। आप ये इस तरह का टेक ओवर है जैसे किसी के मुंह से आप रोटी छीन लेते हैं, उसी तरह से आप किसी पत्रकार से जब उसकी कलम छीन लेते हैं, ये उस तरह का टेक ओवर है। ओके। हिंडनबर्ग का हिडन एजेंडा, रवीश की कलम, महुआ मोइत्रा और राहुल गांधी जी का पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन साथ के साथ इंटरव्यू, भारत जोड़ो यात्रा, ये सब कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है या क्या है? यह संयोग है या प्री प्लान्ड, टोटली प्लान्ड प्रयोग? तो आप सोचिए जरूर, और मेरे चैनल को, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, ताकि आप भारत के डिजिटल प्रहरी, फाइनेंशियल रक्षक भी बन सके। और इसी के साथ आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम। जय हिंद।